है ना, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और 5। चलो मैं यहां तक आपको फिर से एक बार रिवीजन ले लूं, आपको समझ में आ जाए। इतना करने के बाद ही आप आगे जाना। तो देखो क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन राउल्स लॉ फॉर बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन। तो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट कैसे है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो कंडेंस भी होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। कंपोनेंट वोलेटाइल है तो वेपर बनेगी, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय P1। कंपोनेंट 2 है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डिनोटेड बाय P2। कंपोनेंट 1 लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर फेस में भी होगा। एक वेपर बनेगी तो एक साथ तो वेपर भी हो, लिक्विड में से वेपर बनेगी तो वेपर में से वापस लिक्विड भी बनेगा। तो लिक्विड फेस में कंपोनेंट 1 भी होगा, कंपोनेंट 2 भी होगा। वेपर फेस में भी कंपोनेंट 1 भी होगा और कंपोनेंट 2 भी होगा। तो मोल फ्रैक्शन x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड फेस सॉल्यूशन में। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन ए लिक्विड फेस। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, partial vapor pressure of any volatile component is directly proportional to its mole fraction in liquid phase. So according to Raoult law, component 1 का partial vapor pressure is directly proportional to its mole fraction x1 in liquid state. Partial vapor pressure of P2 is directly proportional to its mole fraction of component 2 in liquid phase. P2 proportional to 2. यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल के P1 0 प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, P2 0। इक्वेशन 1 2 समझ में आ गया। अब हमने बात किया था कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 वोलेटाइल है तो वेपर में इसमें भी होगा, मतलब वेपर में भी क्या होगा, वेपर मिक्सचर है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मिक्सचर है। अब जब वेपर मिक्सचर होता है, गैसियस मिक्सचर होता है, तो हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the summation of partial pressure of all component, तो P1 plus P2। फिर मैंने P1 की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से फिर मैथमेटिकल स्टेप करके इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 तक आ चुके। बोलो इसमें कुछ डाउट है? अब देखो क्या है आगे, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो इक्वेशन 4 देखो, यहां पे देखो टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। इक्वेशन 5 देखो, टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो ये समझ में आ गया, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। बोलो x1 और x2, x1 पे डिपेंड करेगा और x2 पे डिपेंड करेगा। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लीनियरली, यदि उसका इक्वेशन 4 से ग्राफ ड्रॉ करो तो y इज इक्वल टू mx प्लस मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। इक्वेशन 5 से ग्राफ ड्रॉ करो तो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन आपको ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ना, वो ग्राफ इक्वेशन 4 से किया हुआ है। तब इक्वेशन 4 से लिखना है तो क्या होगा, बोलो द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। आप कंपोनेंट 1 लिखो ना तब भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इस तरह ऊपर लिखा ना, इस तरह ही मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, यहां भी लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो लिखा है मैं लिखा हूं। थर्ड पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब समझ लो x1 यहां पे 1 है इस पॉइंट पे, तो प्रेशर कितना है P1 समझ लो 100 है, 100 मिलीमीटर, और P2 है 300 मिलीमीटर। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 डिक्रीज होता जाएगा, 0 हो जाता है, तो कितना होता है 300। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 decreases on this on the base of this plot diagram
इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 0 to 1 इंक्रीज होता है। तो देखो x2 इज इक्वल टू 0 होता है तो प्रेशर कितना होता है 100। x2 इंक्रीज हुआ, 0 से इंक्रीज होता 1 आ गया, तब देखो वेपर प्रेशर कितना है 300। मतलब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करने से पार्शियल प्रेशर भी, मतलब टोटल प्रेशर भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीजेस और decreases with increase in the mole fraction of any one, with increase of mole fraction of component 1 depending upon the vapor pressure of the pure component 1 and 2। okay, चलो इसमें कोई डाउट है तो अच्छी तरह कर लेना है। ग्राफ फिर से एक बार ड्रॉ करवा लेता हूं आपको। वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पे देखो x2 इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे और x1 इज इक्वल टू 1। किसी भी पॉइंट पे टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होना चाहिए, समझो। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0.5 है तो x1 भी क्या होगा 0.5, टोटल कितना होना चाहिए 1। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तो होते हुए x2 हो गया 1, तो x1 कितना हो जाएगा 0। टोटल एक का कंपोजिशन इंक्रीज होगा तो दूसरे का क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। कि अब देखो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। इक्वेशन 3 ले लेता हूं, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। इफ x2 इज इक्वल टू 0, देखो इस पॉइंट पे x2 क्या है 0 और इफ x2 इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे x2 क्या है 1। ओके, तो x2 इज इक्वल टू 0 रख दूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, तो P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो P टोटल इज इक्वल टू P10। तो देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैं बोल सकता हूं यदि वहां पे x2 इज इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होगा P10। एट x2 इज इक्वल टू 1, यदि मैं x2 इज इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस P20, x2 इज इक्वल टू 1, P20 माइनस P10 ये कैंसल, तो क्या हो जाएगा P20। तो x2 इज इक्वल टू 1 होगा तब टोटल प्रेशर यहां पे क्या होता है P20। और इसको मैं कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये दो वैल्यू मिल गई तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो उसको कनेक्ट कर दो मुझको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो टोटल प्रेशर की स्ट्रेट लाइन मिलती है P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। अब मैं इक्वेशन 1 अप्लाई करता हूं, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। अब देखो यहां पे x1 की दो वैल्यू रख देता हूं, x1 इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रेशर क्या होगा और x1 इज इक्वल टू 1 होगा तो प्रेशर क्या होगा। चलो x1 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो P1 क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाई, तो x1 इज इक्वल टू 0, ये रही वैल्यू, और x1 इज इक्वल टू 1 रख दू तो टोटल प्रेशर कितना होगा P10, ये रही वैल्यू। तो एक इक्वेशंस के लिए मुझको दो वैल्यू मिली यहां और ये पॉइंट,
और देखो उसको कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। यदि मैं ए इक्वेशन के लिए P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2, इक्वेशन 2, इसके लिए x2 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1। यदि इक्वेशन के लिए x2 इज इक्वल टू 0 कर दूं तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये पॉइंट कहां है, x2 इज इक्वल टू 0, ये रहा, इस पे रहा, ये रहा पॉइंट। और x2 इज इक्वल टू 1 कर दूं तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा P20। तो देखो एट x2 इज इक्वल टू 1, P20 ये रहा। ये दोनों पॉइंट को मैं कवर कर देता हूं। ये दोनों पॉइंट से कवर करने से मुझको क्या मिलता है, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। अब ग्राफ समझ में आ गए? ठीक है, यहां तक वीडियो पॉज करके एक बार अच्छी तरह देख लो। ठीक है, समझ में आ जाए तो फिर आगे पॉइंट देखते हैं। अब यहां पे आ जाओ नेक्स्ट। देखो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो वेपर भी बनेगी, तो कंपोनेंट 1 वेपर फेस में भी होगा, कंपोनेंट 2 वेपर फेस में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा। तो यहां पे लिक्विड स्टेट और वेपर फेस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। तो लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट 1 है, लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट 2 है। तो लिक्विड स्टेट में जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है इट इज डिनोटेड बाय x। तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन, मतलब इन लिक्विड फेस। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड स्टेट। तो गैसियस फेस में, वेपर फेस में भी कंपोनेंट 1 भी होगा और कंपोनेंट 2 भी होगा। तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन को y से डिनोट करेंगे, याद रखें। वेपर फेस में गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन को हम y से डिनोट करेंगे। तो याद रखना, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करते हैं, x से। गैसियस फेस में, वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, y से। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, x से। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, x से। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, y से। ये याद रखना, गड़बड़ मत करना। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, x से। गैसियस स्टेट में y से। तो देखो y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेस। y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेस। याद रहेगा, y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेस। y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेस। अब देखो, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जब भी आप वेपर फेस की बात करो ना, तब याद रखना डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम with the composition of vapor phase in equilibrium with the solution can be determined by the partial pressure of the component। और इसके लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स लॉ। तो यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब भी हम वेपर फेस की बात करें, वेपर फेस के मिक्सचर की बात करें, तो याद रखना डाल्टन्स लॉ। तुमने 11 में पढ़ चुके हैं, यदि आप भूल गए हो तो याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये याद कर लो, ये डाल्टन्स लॉ है फॉर पार्शियल प्रेशर, हमने 11 में पढ़ा था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है वही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गैसियस फेस में, मतलब वेपर फेस में, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। समझो कि कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेस y1 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 P2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। आपके टेक्स्ट बुक में यहां तक दिया है, लेकिन अब मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेता हूं। ट्विस्ट करके न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। अब लिक्विड स्टेट और वेपर फेज में, लिक्विड फेज और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं। चलो यहां से मैं y1 की फॉर्मूला बना दूं, तो y1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैसियस फेज इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। बोलो इसमें कोई डाउट है? Therefore y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू, अब यहां पे मुझको लिक्विड स्टेट अप्लाई करना है। P1 क्या है? P10 इंटू x1 फ्रॉम इक्वेशन 1। टोटल प्रेशर क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 3 P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। चलो ए फॉर्मूला में y2 की फॉर्मूला बना दूं। y2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज इज इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल। तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 P20 इंटू x2 अपॉन P टोटल, तो P20 इंटू x2 प्लस P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। ये फॉर्मूला जो है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, ये नहीं है आपके टेक्स्ट बुक, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो पढ़ा है वही अप्लाई करना है। तो यदि आपको शॉर्ट मेथड करनी हो तो आप न्यूमेरिकल्स में इस तरह कर सकते हो। वो मैं बाद में आपको न्यूमेरिकल्स में बता लूंगा। थियरी यहां तक है, तो आप अच्छी तरह थियरी कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वेपर राउल्ट्स लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक और भी थियरी है राउल्ट्स लॉ की, वो भी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो भी पता लगना चाहिए कि मैंने इस थियरी के लिए कितना टाइम लिया। जब भी मैं आपको पढ़ाता ना, तो वो भी देखो कि सर ने कितना टाइम लिया। बहुत टाइम लेते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत। हाँ, आपको ऐसा लगता है सर बहुत ट्राई कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, तो समझ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट टाइम उसके न्यूमेरिकल्स वो देखेंगे।